हमने मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में चर्चाएं कर ली थी। ठीक है, मेंडलीव की आवर्त सारणी, मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपयोगिता और मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष पढ़ लिए थे। ठीक है, अब देखते हैं क्या आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है, तो ये बताओ मेरे को कि आधुनिक आवर्त सारणी के विकास का श्रेय किसको जाता है? मोजले को नहीं, मेंडलीव को। मतलब एनसीईआरटी में यही लिखा है कि आधुनिक आवर्त सारणी के विकास के योगदान का श्रेय किसको जाता है? मेंडलीव को जाता है। एनसीईआरटी लाइन में लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पास लिख लेना कि आधुनिक आवर्त सारणी के विकास का श्रेय, के विकास में योगदान का श्रेय किसको जाता है? मेंडलीव को जाता है। मेंडलीव को जाता है। ठीक है, क्लियर? ये लाइन याद रखना। आधुनिक आवर्त सारणी के विकास में योगदान का श्रेय किसको जाता है? मेंडलीव को जाता है। ये एनसीईआरटी का लाइन है, एनसीईआरटी का लाइन है भाई। ठीक है, क्लियर? आगे देखते हैं। मोजले के नियम, मोजले इन्होंने क्या बोला था बताओ? कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण, भौतिक और जो रासायनिक गुण हैं परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। ये पूरा लाइन याद रखना, ये सभी के सभी लाइन एनसीईआरटी की है। ठीक है, जब आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा तो डायरेक्ट लाइन से उठाकर पूछता है क्वेश्चन। तो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण किसके आवर्ती फलन होते हैं? परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब ये है कि जितने भी साइंटिस्ट आए थे, हमने पिछले क्लास में जितने भी साइंटिस्ट पढ़े, चाहे वो डाबेराइनर हो, चैन कोइटिस हो, है ना, न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत हो, लोथरमेयर वक्र हो और मेंडलीव हो, सभी ने किसके आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया था? परमाणु भार के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया था। लेकिन जो मोजले थे उन्होंने परमाणु क्रमांक के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया था। ठीक है, उन्होंने एक ग्राफ खींचा था। ठीक है, किनके मध्य? फ्रीक्वेंसी, एक्स किरण की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, और जेड, जेड मतलब कि परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक और फ्रीक्वेंसी के मध्य, है ना, तत्वों के अभिलाक्षणिक गुण एक्स किरण की आवृत्ति के मध्य उन्होंने ग्राफ खींचा था। और उन्होंने ये पाया कि इनका जो वक्र बनेगा वो कैसे बनेगा? सीधी रेखा प्राप्त होती है। ठीक है, फिर उन्होंने परमाणु भार और एक्स किरण की आवृत्ति के मध्य फिर से ग्राफ खींचा, तो उन्होंने देखा कि ये जो वक्र प्राप्त हो रहे हैं वो कैसा है? टेढ़ा मेढ़ा है। ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा है। और हम जब परमाणु क्रमांक और आवृत्ति के मध्य जो ग्राफ खींचते हैं वो कैसे हैं? एक सीधी लाइन है। तो इन्होंने परमाणु क्रमांक के आधार पर ही तत्वों का वर्गीकरण किया। ठीक है, क्लियर है? रीजन भी हमको पता चल गया। क्लियर? तो जो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं, है ना, किस पर निर्भर करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था या फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करते हैं। किस पर? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस आधार पर निकालते हैं जी? परमाणु क्रमांक के आधार पर निकालते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस आधार पर निकालते हैं? परमाणु क्रमांक के आधार पर निकालते हैं। निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं? कि परमाणु भार के आधार पर निकालते हैं? नहीं, परमाणु क्रमांक के आधार पर हम निकालते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, क्लियर? तो ये क्या था? मोजले के नियम थे। ठीक है ना?
आगे बढ़ो, आगे देखते हैं आवर्त सारणी का दीर्घ रूप। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, आवर्त सारणी का दीर्घ रूप, है ना, लॉन्ग फॉर्म ऑफ दीर्घ रूप, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो ये कैसा था भाई, इसको किसने दिया था, इट इज गिवन बाय बोर, बोर ने दिया था, बोर नामक साइंटिस्ट ने दिया था, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा कि आवर्त सारणी के दीर्घ रूप में कितने आवर्त थे, आवर्त कितने हैं, 7 आवर्त हैं, है ना, और वर्ग कितने हैं, 18 वर्ग जी, जिसको हम वर्टिकल रोज भी कहते हैं, ठीक है। वर्टिकल रोज कितने हैं, 18 ग्रुप, वर्ग या फिर समूह, ठीक है, क्लियर। दीर्घ रूप में है ना, और इसको किसने दिया था, बोर ने दिया था। कितने आवर्त हैं, 7 आवर्त हैं, है ना। वर्ग कितने हैं, 18 वर्ग या फिर ग्रुप या समूह है, ठीक है। अब इसमें कुछ कुछ करेक्शन किया गया, संशोधन, संशोधन इसमें आवर्त सारणी के दीर्घ रूप में, संशोधन मतलब करेक्शन ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो आवर्त सारणी का दीर्घ रूप क्या संशोधन किया गया कि भाई 7 आवर्त हैं, ठीक है, 7 आवर्त हैं। प्रथम आवर्त में कितने तत्व हैं, बताओ ना जी। प्रथम आवर्त में कितने तत्व हैं, जिसको लघुत्तम क्या बोलते हैं, लघुत्तम आवर्त कहते हैं, ठीक है। प्रथम आवर्त जिसको और क्या बोलते हैं, लघुत्तम आवर्त कहते हैं। उसमें कितने तत्व हैं, केवल 2 तत्व हैं, है कि नहीं है, 2 तत्व हैं। अरे एक हाइड्रोजन हुआ और दूसरा हीलियम हुआ, ये आपका फर्स्ट पीरियड है, प्रथम आवर्त है, ठीक है। प्रथम आवर्त, द्वितीय आवर्त में कितने हैं, 8 हैं। द्वितीय आवर्त में जिसको लघु आवर्त भी कहते हैं, है ना, इसमें कितने तत्व हैं, 8 तत्व हैं, 8 तत्व हैं, ठीक है। कितने तत्व हैं, 8 तत्व हैं। दूसरा एवं तीसरा, द्वितीय एवं तृतीय आवर्त में 68 तत्व है ना, 8 तत्व है, ठीक है, क्लियर। तृतीय हो गया। चतुर्थ एवं पंचम आवर्त, ठीक है। चतुर्थ एवं पंचम आवर्त जिसको दीर्घ आवर्त कहते हैं, ठीक है, दीर्घ आवर्त कहते हैं। इसमें कितने तत्व हैं, 18 तत्व, 18 एवं 18 तत्व हैं, ठीक है, क्लियर। प्रथम आवर्त में केवल 2 तत्व हैं। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम आवर्त में कितने तत्व हैं, द्वितीय एवं तृतीय आवर्त में कितने तत्व हैं, ठीक है। चतुर्थ एवं पंचम आवर्त में 18 एवं 18 तत्व हैं, ठीक है। और 6 एवं 7 जो आवर्त हैं उसको दीर्घतम आवर्त कहते हैं, दीर्घतम आवर्त, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा तत्व हैं, कितने, 32 एवं 32 तत्व शामिल हैं, ठीक है। कितने कितने, 32 एवं 32, ठीक है। तो याद रखना, प्रथम आवर्त में केवल 2 तत्व हैं, दूसरे एवं तीसरे आवर्त में कितने, 8 हैं, चतुर्थ एवं पंचम में 18 और छठवें एवं सातवें में 32 एवं 32, ठीक है। छठवें आवर्त को क्या बोलते हैं, लेंथेनाइड, है ना, और नहीं, हाँ, सातवें को एक्टिनाइड कहते हैं, एक्टिनाइड तत्व, लेंथेनाइड तत्व, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ूं, ओके, क्लियर। तो ये जो हमने पढ़ा पूरा पीरियोडिक टेबल के बारे में हमने अध्ययन कर लिया, मतलब पीरियोडिक टेबल का विकास हमने देख लिया, ठीक है।
कि पहले कितने तत्व ज्ञात थे, अभी कितने तत्व ज्ञात थे, कौन कौन से साइंटिस्ट ने, कौन कौन से वैज्ञानिक ने पीरियोडिक टेबल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, क्लियर। 5-6 साइंटिस्ट थे। अब देखते हैं आगे कि कितने ब्लॉक हैं जी। 4 ब्लॉक हैं, है ना। कितने ब्लॉक हैं? 4 ब्लॉक हैं, एस, पी, डी एंड एफ, 4 ब्लॉक हैं। ठीक है ना। अगर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, अंतिम इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में जाता है तो एस ब्लॉक के तत्व कहलाएगा। अगर लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है पी सबसेल में जाएगा तो पी ब्लॉक के तत्व, डी सबसेल में जाएगा तो डी ब्लॉक के, एवं एफ सबसेल में जाता है तो ए ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। और 4 ब्लॉकों में बांटा गया है, एस, पी, डी एंड एफ। तो अब हम बारी बारी से सभी ब्लॉक का अध्ययन करेंगे। ठीक है, पहला क्या है जी? एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में कौन कौन से तत्व हैं बताओ? क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु। ठीक है, कौन कौन सा? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, है ना। फिर उसके बाद कौन है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ट्रिक भी बताया था। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? 1s और इसको 2s कहते हैं। 1s और 2s क्यों कहते हैं? क्योंकि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है किसमें जाते हैं? 1s सब सेल में जाते हैं, इसका 2s। अरे देखो लिथियम, अरे 1s इसलिए कहते हैं क्योंकि जो, हाँ, इसकी लास्ट आउटर मोस्ट सेल में ना, मतलब आउटर मोस्ट सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है, इसलिए। जैसे कि लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 3 है, तो 1s2 और 2s1, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एक है ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? 1s ग्रुप कहते हैं। इसमें इसको 2s क्यों बोले हैं? क्योंकि इसका 4 होता है, 1s2 और 2s2, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन कितना है? 2 है। ठीक है, और ये आपका s ब्लॉक के तत्व है, इसलिए s2, 2s। ठीक है, क्लियर? आ रहे हैं समझ में? अब इसमें कुछ कुछ हम लक्षण देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, है ना, कि क्या होते हैं। पहली बात तो जो एस ब्लॉक के तत्व कैसे होते हैं? क्षार एवं क्षारीय मृदा धातुएं होते हैं भाई, क्षारीय मृदा धातुएं। और सभी के सभी तत्व कैसे हैं? धातु हैं कि अधातु हैं? धातु हैं। हाँ, हाइड्रोजन को छोड़कर सभी तत्व धातु हैं, सभी तत्व धातु हैं। अपवाद क्या है? हाइड्रोजन। अपवाद हाइड्रोजन जो कि अधातु है, जो कि अधातु है। ठीक है, याद रखना, अपवाद क्या है? हाइड्रोजन। इसलिए मैंने हाइड्रोजन को नहीं लिखा है ना। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये सभी के सभी तत्व क्या है? धातु हैं। अच्छा, मेरे को ये बताओ, हीलियम, हीलियम की जो परमाणु क्रमांक कितना होता है? 2 होता है ना, 1s2, तो इसके भी तो अंतिम इलेक्ट्रॉन 2 हैं, तो इसको इसमें क्यों नहीं रखें? इसी के अकॉर्डिंग है ना भाई, तो क्यों नहीं रखें? ये अपवाद है, याद रखना, अपवाद है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट रहते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट है ना, ये किसी के साथ क्रिया नहीं करते, इसलिए इसको नोबल गैस कहते हैं, या फिर अक्रिय गैसें कहते हैं, या फिर निष्क्रिय गैसें कहते हैं। इसलिए इसको 18 समूह में रखा गया है, न कि आपका वर्ग 2 में। ठीक है, क्लियर? रीजन पता चल गया? तो ये अपवाद है, याद रखना, नोबल गैस या फिर निष्क्रिय गैस। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ रहा है? आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं। अब आगे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखते हैं। सभी तत्व धातुएं हैं। ठीक है, तीसरा, इनकी जो नेचर होती है ना, स्वभाव कैसा होता है जी? बेसिक होता है, मतलब क्षार है तो कैसा होगा? बेसिक होगा। क्षारीय प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। होती कि नहीं होते? होते हैं। ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, हाईली अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। अत्यधिक क्रियाशील होते हैं कि नहीं होते? होते हैं। तभी तो सोडियम को किस में रखते हैं? मिट्टी के तेल में, केरोसिन में भर कर रखते हैं, है ना, ताकि वो वातावरण के कांटेक्ट में ना आकर क्रिया ना कर ले। जैसे अगर हम सोडियम को पानी में डाल देंगे तो ब्लास्ट हो जाता है। ठीक है, देखिए करके, नहीं मत देखना, ठीक है ना।
हम्म। और इनका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसा होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट +1 और +2। इसका +1 है और इसका कैसे है? +2 है। ठीक है, क्लियर। लो मीटिंग और कहाँ लिखूँ? इधर लिखता हूँ, ठीक है। जो लिथियम है ना, लिथियम और मैग्नीशियम, लिथियम और मैग्नीशियम, लिथियम एवं मैग्नीशियम संकुल का निर्माण करते हैं। दोनों संकुल मतलब कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। ये अब हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कि कैसे संकुल का निर्माण करते हैं। ठीक है, लिथियम एवं मैग्नीशियम संकुल का निर्माण करते हैं, जबकि बाकी तत्व ऐसा नहीं करते। जबकि बाकी तत्व नहीं करते। ठीक है, तो याद रखना कौन कौन से वो दो तत्व हैं जो संकुल का निर्माण करते हैं, लिथियम एवं मैग्नीशियम। ठीक है, पुनः लिथियम एवं बेरिलियम को छोड़कर, लिथियम एवं बेरिलियम को छोड़कर एस ब्लॉक के सभी तत्व, ठीक है, लिथियम एवं बेरिलियम को छोड़कर एस ब्लॉक के तत्वों के यौगिक मुख्य रूप से कैसे होते हैं? आयनिक होते हैं, है ना। लिथियम एवं बेरिलियम को छोड़कर, लिथियम एवं बेरिलियम को छोड़कर एस ब्लॉक के तत्वों के यौगिक, एस ब्लॉक के तत्वों के यौगिक कैसे होते हैं? आयनिक होते हैं, आयनिक होते हैं। तो ये सब चीज़ें याद रखना, ये सब चीज़ें आपकी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के लिए बनता है। ठीक है, क्लियर। तो ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये सब तो आपको याद ही है ना। जब हम एस ब्लॉक पढ़ेंगे पूरा डिटेल में तत्वों के बारे में पढ़ेंगे, तो हम एक एक तत्व के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं, तो हम ब्लॉक के बारे में अभी अध्ययन करेंगे। ठीक है, उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। जब हम पर्टिकुलर एस ब्लॉक के बारे में, पी ब्लॉक के, डीएनए ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें पूरा डिटेल से अध्ययन करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ूँ। ये एस ब्लॉक था, समझ में आया? एस ब्लॉक के तत्व ये। दूसरा क्या है? पी ब्लॉक के तत्व। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इनटू पी सब सेल। इसलिए इसको क्या बोलते हैं जी? पी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहते हैं। मतलब कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो पी सब सेल में जाते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ठीक है, क्लियर। पी सब सेल में कितने ऑर्बिटल हैं? 3 ऑर्बिटल। कितने ऑर्बिटल जी? 3 ऑर्बिटल होते हैं कि नहीं होते? पी सब सेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, 1, 2 और 3। इन तीनों ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6। एक डिब्बा में केवल और केवल 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, है ना। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है। ठीक है, पहले सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फिर उसके बाद पेयरिंग कराई जाती है, जोड़ी कराया जाता है। ठीक है, क्लियर। तो पी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? क्या होता है सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है, तो क्या होता है? NS 1 से 2 और NP 1 से 6। NH2 NP 1 से 6, NH2 NP 1 से 6। N क्या आपका नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8, इस प्रकार से। ठीक है, जैसे कि हम कोई एग्जाम्पल ले, और हाँ, पी ब्लॉक कहाँ से कहाँ है? ग्रुप 13 से लेकर 18 तक के समूहों को पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं कि नहीं कहते? 13 कौन सा है? बोरान फैमिली। 14 कौन सा है? कार्बन फैमिली है ना। 15 नाइट्रोजन फैमिली है। 16 ऑक्सीजन फैमिली। 17 फ्लोरीन फ्लोरीन हेलोजन परिवार है। 18वां क्या है? नोबल गैसें हैं। ठीक है,
क्लियर है? सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ रहे हो ना, NH2 से NP1 से 6, जैसे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक होते हैं 13, होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं, ठीक है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें तो क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p1 हो जाएगा। मतलब कि एस सबसेल में एक ऑर्बिटल होता है कि नहीं होता? मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन। अभी अभी मैंने बात की कि p सबसेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं और 3 ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो ये 6, फिर 2, फिर p में कितने गए? 1, मतलब कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ गया? p सबसेल में गए, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? p ब्लॉक के तत्व कहते हैं, ठीक है। तो ये इसका क्या है? सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। NH2 NP1 से लेकर 6, NH2 NP 1 से लेकर 6 तक हो सकते हैं। तो इसमें कितने हैं जी? NP3 सॉरी 1 है, 1 है कि नहीं? ठीक है, क्लियर। यही क्या कहलाता है? सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है आपका। और जो पी ब्लॉक को धातु, अधातु और उपधातु तीनों में वर्गीकृत किया गया है। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हमने? पी ब्लॉक के बारे में धातु भी हैं, अधातु हैं और उपधातु भी हैं। धातु, अधातु और उपधातु शामिल हैं। जैसे कि एस ब्लॉक में पूरा का पूरा तत्व कैसा था? सभी तत्व धात्विक थे, हाइड्रोजन को छोड़कर। हाइड्रोजन तो अवरा तत्व है भाई, ठीक है। तो इसमें पी ब्लॉक में धातु भी हैं, अधातु भी हैं और उपधातु भी हैं, ठीक है। बात करते हैं तो उपधातु में कौन कौन से हैं बताओ? जर्मेनियम, ठीक है, 7 हो गया, ये 7 है, ठीक है, क्लियर। ये क्या है? आपका उपधातु है, याद रखना, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ूं। अब देखो जो आपका पी ब्लॉक है कहाँ से कहाँ तक है? 13 से लेकर 18 तक, है ना। तो 13 ग्रुप में कौन कौन से? बोरान, बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला, ट्रिक भी बता चुका हूँ, है ना। 14वें ग्रुप में आपका कौन सा है? कहे सीता जी गणेश से प्रणाम। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड, प्लम्बम, पीबी, ठीक है। 15वें में नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब भिखारी, ठीक है। 16वें ग्रुप में है कौन है? ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। 17वें ग्रुप में पीर, कल, बाहर, आई, आंटी, है ना, मतलब कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टिटीन है। 18वें ग्रुप में 18वें ग्रुप में है आपका हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। ये क्या है? 13 से लेकर 18वें तक के ग्रुप हैं जिसको हम पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। इसमें धातु भी हैं, अधातु भी हैं और उपधातु भी हैं। उपधातु कौन कौन से हैं भाई? ये देखो, बोरान, सिलिकॉन, है ना, जर्मेनियम और हाँ ये दोनों और ये दोनों, ठीक है, क्लियर है ना। तो इतने जितने भी मैंने रेड मार्क किए हैं ये सभी के सभी उपधातु। धातुएं, अधातु आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब क्या है? अधातु होता है, ठीक है। एल्यूमिनियम धातु है, गैलियम धातु है, ठीक है। तो पी ब्लॉक में तीनों भी रखा गया है आपका, धातु, अधातु और उपधातु, क्लियर है। इसको क्या बोलते हैं जी? नोबल गैस कहते हैं। नोबल गैस या फिर निष्क्रिय गैस है या फिर अक्रिय गैस भी कहते हैं, क्योंकि ये किसी के साथ क्रिया नहीं करता, इसका ऑक्टेट कंप्लीट रहता है ना। 17वें ग्रुप को क्या बोलते हैं? हेलोजन समूह कहते हैं, हेलोजन परिवार कहते हैं जी। इसको क्या बोलते हैं? चाल्कोजन कहते हैं। क्या बोलते हैं? चाल्कोजन कहते हैं, याद रखना। और 15वें ग्रुप को क्या बोलते हैं? पिक्रोजन कहते हैं, पिक्रोजन कहते हैं, ठीक है, क्लियर।
तो पिक्रोजन 15वें को, चाल्कोजन 16 को, हेलोजन समूह आपका, अगर बोलेगा हेलोजन समूह तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसे याद आना चाहिए, है ना। और नोबल गैस तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ऐसे याद आपको आने चाहिए। ठीक है, क्लियर। तो ये क्या है, पी ब्लॉक के तत्व है। और एस एन पी, एस एन पी ब्लॉक को साथ में क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, प्रतिनिधि तत्व कहते हैं, प्रतिनिधि तत्व कहते हैं। ठीक है, या फिर इसको मेन ग्रुप एलिमेंट भी कहते हैं, मेन ग्रुप एलिमेंट, मुख्य समूह तत्व, मुख्य समूह तत्व भी कहलाते हैं। कहते हैं किसको, एस एन पी दोनों को रिप्रेजेंटेटिव तत्व या फिर प्रतिनिधि तत्व कहते हैं। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ूं। अब देखते हैं क्या, डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इंग्लिश का अक्षर समझ में आता है कि नहीं आता है, ये ज़्यादा कर्ची हो जाता है, आ जाता है ना इंग्लिश का अक्षर, कि हिंदी में लिखना पड़ेगा। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। तो इसको डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है, अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, डी सबसेल में जाता है, डी सबसेल में जाता है, डी सबसेल में जाते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट कहते हैं, डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं, है ना। इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो n-1 डी 1 से लेकर 10, ns 1 से 2। ये याद रखना, कभी कभी ना इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछते हैं कि डी ब्लॉक के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, आपको ऐसा ऑप्शन में देखने को मिलता है। ठीक है, अभी इसके बाद जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा हम पूरा एमसीक्यू करेंगे, 40-50 एमसीक्यू, ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, है ना। कल में हो जाएगा कंप्लीट आई थिंक, फिर उसके बाद पूरा एमसीक्यू करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, n-1 डी 1 से लेकर 10 और ns 1 से 2, मतलब कि डी सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे जी, 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर। जैसे कि एग्जाम्पल बताऊं, एक एग्जाम्पल करते हैं ना, टाइटेनियम, है ना, टाइटेनियम। तो टाइटेनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 22 होता है, स्कैंडियम के 21 है, टाइटेनियम का 22 है। तो इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो 1s2 2s2 2p6, या फिर ऐसा नहीं लिखकर आप 22 किसके नज़दीक है, जब हम नोबल गैस पढ़ते हैं, है ना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, फिर उसके बाद क्रिप्टॉन, तो ये 18 है और ये 36 है, तो 18 के आगे हैं, 36 से पहले हैं, तो इसी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त करेगा, मतलब आधा इसी के अनुसार होगा। ठीक है, तो इसको आप डायरेक्ट आर्गन 18 लिख सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद कितना बचा, 19 20 21 22, है ना, तो क्या हो जाएगा जी, 4s फिर 3d, तो 2 और 2, 4s एस सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाता है। ठीक है ना, और इसमें 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो यहाँ पास 20 हो गया, और 20 + 2 22। ठीक है, क्लियर। डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 और 5, तो कितने हैं, 1 और 2। ठीक है, एक ही ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन नहीं भरना है, इस प्रकार से गलत हो जाएगा, हुन के अधिकतम बहुलता के नियम के विरुद्ध हो जाएगा भाई। ठीक है, पढ़ेंगे उसको भी कि हुन के अधिकतम बहुलता के नियम वो भी क्या बोलता है। तो याद रखना, डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, कितने ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 और 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 लिख सकते हैं। यहाँ पास अगर 3 लिखा रहता तो हम 1 और इलेक्ट्रॉन लिख देते, 4 लिखा रहता तो इस प्रकार से। फिर जैसे ही सभी की पेयरिंग हो सभी, मतलब इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि सभी डिब्बा में
एक एक इलेक्ट्रॉन भर गया है तो फिर उसकी पेयरिंग कराई जाती है इस प्रकार से। ठीक है, क्लियर। तो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये हो गया। ये कहाँ से कहाँ तक है डी ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप समूह, कहाँ से कहाँ तक है जी? 3 से लेकर 12 तक है। 3 से लेकर 12 तक है कि नहीं, बताया था मैंने, है ना। ये प्रायः इनके जो आयन है ना, तत्व के आयन प्रायः रंगीन यौगिक बनाते हैं। रंगीन यौगिक का निर्माण करते हैं, है ना। रंगीन यौगिक बनाते हैं मतलब कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स से कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं, संकुल का निर्माण करते हैं। अभी बताऊंगा संकुल क्या होता है, ठीक है। संकुल का निर्माण करते हैं, ये संकुल का निर्माण करते हैं। जैसे कि एक आध एग्जाम्पल, ये क्रोमियम H2O6 ये +2, तो ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स है ना। कॉम्प्लेक्स में आप देखो कि जो हमारा सेंट्रल एटम है वो क्या है भाई, क्रोमियम। और क्रोमियम कहाँ का एलिमेंट्स है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। इसी को हम बोलते हैं क्या, संकुल। ठीक है, संकुल। तो संकुल का निर्माण करते हैं और तत्व के आयन प्रायः रंगीन यौगिक का निर्माण करते हैं। तीसरा, ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज दर्शाते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कहने का मतलब ये कि प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय व अनुचुंबकीय शो करते हैं, दर्शाते हैं। अब ये प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय होता क्या है, जैसे कि मैंने अभी अभी बताया कि डी सबसेल में कितने 5 ऑर्बिटल होते, 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर 5 ऑर्बिटल में अगर पूरे के पूरे भरे हुए, जैसे कि D10 1 2 3 4 5 अनपेयर्ड है। अनपेयर्ड मतलब समझ रहे हो ना, अयुग्मित। युग्मित है क्या, नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है तो अनुचुंबकीय। और अगर इलेक्ट्रॉन सभी के सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, युग्मित हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिचुंबकीय कहते हैं। तो ये क्या कहलाएगा जी, अनुचुंबकीय कहलाएगा। ठीक है, और इस डी ऑर्बिटल में सभी के सभी इलेक्ट्रॉन कैसे हो, पेयर्ड हो, तो ये कैसा दर्शाता है, मैग्नेटिक मोमेंट, प्रतिचुंबकीय, या फिर उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डायामैग्नेटिक कहते हैं। ठीक है, क्लियर। और अनुचुंबकीय होते हैं वही रंगीन यौगिक बनाते हैं, वही क्या बनाते हैं, रंगीन यौगिक बनाते हैं। मतलब कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहने चाहिए, है ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहने चाहिए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उसके डी सबसेल में, डी कक्षक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तभी वो क्या बनाएंगे, रंगीन यौगिक बनाते हैं। ठीक है, क्लियर। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ आ रहा है ना। आगे देखते हैं, ये उत्प्रेरक के रूप में भी कार्य करते हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंट उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं, कार्य करते हैं। मतलब कि बताओ, उत्प्रेरक मतलब क्या होता है जी, अभिक्रिया की दर को बढ़ा या फिर घटा देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, एक है N2 है नाइट्रोजन, और एक है हाइड्रोजन के 3 अणु हैं। ये दोनों आपस में अभिक्रिया कर किसका निर्माण करते हैं, अमोनिया का निर्माण करते हैं, 2NH3। ठीक है, तो यहाँ पास जो फेरस हैं, हाँ, फेरस और मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम उत्प्रेरक बीज की तरह कार्य करता है ना, या फिर उत्प्रेरक वर्धक है, आई एम नॉट श्योर। लेकिन जो फेरस हैं वो आपका उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। ठीक है, जैसे कि निकिल है ना, यहाँ पास जो हाइड्रोजन है इसमें जो प्लेटिनियम होगा ये उत्प्रेरक का कार्य करता है। कौन कौन से, निकिल, प्लेटिनम और पैलेडियम, ये सभी के सभी उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। और इसका एलिमेंट है, डी ब्लॉक के एलिमेंट है। तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं।
ठीक है, उत्प्रेरक मतलब समझ गए, और रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है या फिर घटाता है। बहुत सारे हैं, मोलिब्डेनम है, बहुत सारे। और इसको और किस नाम से जाना जाता है? ट्रांजिशन एलिमेंट, या फिर इसको और क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट को संक्रमण तत्व कहते हैं। संक्रमण तत्व कहते हैं। क्यों कहते हैं संक्रमण तत्व? अगर ये क्वेश्चन आया तो कारण कथन है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को संक्रमण तत्व कहते हैं। क्यों कहते हैं? रीजन भी तो पता रहनी चाहिए। हमको असेसन रीजन वाला क्वेश्चन डील करना है ना। वन लाइनर क्वेश्चन ठीक है आएगा, दो चार ही आएगा, लेकिन हमको स्टेटमेंट बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा भाई, है ना। इसी प्रकार की संक्रमण तत्व कहते हैं। क्यों कहते हैं? कारण कारण क्या हो जाएगा कि इनके जो डी कक्षक होते हैं, है ना, वो कैसे होते हैं? आंशिक रूप से भरे हुए होते हैं। आंशिक रूप से भरा हुआ होना चाहिए, भरा हुआ होना चाहिए, तभी हम क्या बोलेंगे? संक्रमण तत्व कहेंगे। तभी हम संक्रमण तत्व कहेंगे। मतलब कि डी कक्षक आंशिक रूप से भरा हुआ होना चाहिए, तभी डी ब्लॉक के तत्व को हम क्या बोलेंगे? संक्रमण तत्व कहेंगे। लेकिन कुछ कुछ डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं जो कि अपवाद हैं। कौन कौन से हैं अपवाद जी? अपवाद या फिर एक्सेप्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सेप्शन या अपवाद। तो इसका है जिंक, सी डी, एच जी और सी एन। इसका ट्रिक हो जाएगा जमाना कदरदान होगा सन। जमाना कदरदान होगा सन, ये ट्रिक है, याद रखना। ये अपवाद है भाई। इनकी डी कक्षक पूर्ण रूप से भरे हुए होते हैं, इसलिए इसको हम संक्रमण तत्व नहीं मानते। अगर क्वेश्चन में आया कि जिंक को संक्रमण तत्व क्यों नहीं मानते, तो उनके डी कक्षक पूर्ण रूप से भरे हुए होते हैं। पूर्ण रूप से भरा हुआ कहने का मतलब ये है कि इनके जो डी कक्षक हैं D10 हो जाएगा। मतलब कि डी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 10 के 10, 1 2 3 4 5, है ना। और इधर 6 7 8 9 10, ठीक है। और हमने संक्रमण तत्व किसको बोला है? कि उनके डी कक्षक आंशिक रूप से भरे हुए होते हैं। आंशिक रूप से भरे हुए होते हैं। 1 2 3 4 5, या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 3 इलेक्ट्रॉन होगा, 4 इलेक्ट्रॉन होगा, 5 इलेक्ट्रॉन होगा। मतलब कि D1 से लेकर D9 तक के इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं जी? संक्रमण तत्व कहते हैं, या फिर पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल कहते हैं। पार्शली मतलब समझते हो ना, आंशिक रूप से भरा हुआ होना। पूर्ण रूप से भरा हुआ मतलब कि वो पूरा भरा हुआ है। ठीक है, क्लियर? तो समझ में आया आपको? अंतर आया? तो जिंक को संक्रमण तत्व क्यों नहीं माना जाता? बताओ रीजन। उसके डी कक्षक पूर्ण रूप से भरे हुए होते हैं, D10। ठीक है, क्लियर? जिंक का परमाणु क्रमांक 30, इसका कैडमियम का, इसका 48 होगा क्या? 30 + 18 जोड़ो तो, और इसका 80, 32 जोड़ोगे तो 80 नहीं आ जाएगा? ठीक है, समझ में आया? है ना। अपवाद याद रखना, और अपवाद से ही क्वेश्चन पूछता है, अपवाद से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ट्रिक भी बता दिया हूँ, जमाना कदरदान होगा। जिंक के नीचे सी डी है, कैडमियम है, और कैडमियम के नीचे एच जी है। अभी बता रहा हूँ। 3D सीरीज, 4D और 5D। इसमें कौन कौन से तत्व हैं? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक, है ना। इसमें क्या है? इट्रियम, जर्कोनियम, नियोबिलियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलिडियम, सिल्वर, कैडमियम। ठीक है। उसके बाद 5D सीरीज में कौन कौन से हैं? लैंथेनम, हाफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, एयू, गोल्ड, गोल्ड का ये है ना एयू, याद रखना। ठीक है, और एच जी। ठीक है, जमाना कदरदान होगा।
ठीक है जी, क्लियर। तो ये सभी के सभी तत्व क्या हैं, संक्रमण तत्व नहीं, डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं लेकिन संक्रमण तत्व नहीं मानते। ठीक है, क्लियर। तो 3D कहाँ से कहाँ तक है, 21 से लेकर 30 तक है ना, 3D सीरीज 21 से लेकर 30 तक है। 4D सीरीज कहाँ से है, 39 से लेकर 48 तक है। फिर उसके बाद ये 57 से लेकर 71 के 72 71, हाँ 71 तक तो है। ठीक है, क्लियर। 71 कहाँ है, 80 है ना, लास्ट एच जी है, और एच जी का कितना होता है, 80 होता है। बीच में यहाँ पास आपका ए ब्लॉक एलिमेंट है कि नहीं है, यहाँ पास ए ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़े, अब देखते हैं क्या ए ब्लॉक के एलिमेंट, ये था क्या, डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, 3D 4D 5D। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, ए ब्लॉक के एलिमेंट। तो इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2F में 1 से लेकर 14 तक के इलेक्ट्रॉन होंगे। फिर उसके बाद N-1D 0 से लेकर 1 तक। फिर उसके बाद NS 1 से लेकर 2, या फिर NS2 होता है, नहीं आएगा, नहीं होता, 10 नहीं जाता। ठीक है, एफ सब सेल में जाता है। फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये है आपका ए ब्लॉक एलिमेंट की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। याद रखना, इसको पूछ देता है कई बार। ठीक है, कोई ना कोई चेंज कर देगा आपको, है ना, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये वाला। इसमें क्या है, लेंथेनाइड सीरीज, लेंथेनाइड कहाँ से कहाँ तक है, लेंथेनम से लेकर, नहीं, सीरियम 58 से लेकर कहाँ तक है, ल्यूटेशियम 72 तक है, 71 तक है। ठीक, हाँ 72 तक है ल्यूटेशियम। ये क्या है, सीरियम 58 से लेकर ल्यूटेशियम 72 तक के तत्वों को हम लेंथेनाइड सीरीज कहते हैं। ठीक है, एक्टिनाइड के तत्व कहाँ से कहाँ तक है जी, थोरियम 90 से लेकर लॉरेंशियम 103, लॉरेंशियम 103। ठीक है, क्लियर, ये याद रखना। थोरियम 90 से लेकर लॉरेंशियम 103 लेंथेनाइड तत्व, सीरियम से लेकर ल्यूटेशियम तक है। एक्टिनाइड के तत्व थोरियम से लेकर लॉरेंशियम तक है। इसमें कितने तत्व होते हैं, 14 और 14 तत्व होते हैं। एफ सब सेल में कितने ऑर्बिटल, एफ सब सेल में कितने ऑर्बिटल, 7 ऑर्बिटल। कितने ऑर्बिटल, 7 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, है ना। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन इसमें भरे जा सकते हैं। ठीक है, और मिनिमम 0, एक भी इलेक्ट्रॉन ना भरे। ठीक है जी, तो मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन, 7 हैं, सभी में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। फिर उसके बाद युग्मित कराते हैं, पेयरिंग कराते हैं जैसे। ठीक है, क्लियर, क्लियर है। और ये सभी तत्व कैसे होते हैं, धातु होते हैं। ये सभी तत्व धातु होते हैं, लिख लो इसको भी। केवल और केवल पी ब्लॉक के तत्व में आपको तीनों मिलेगा, धातु, अधातु और उपधातु। एस ब्लॉक के भी तत्व धातुएं हैं, डी ब्लॉक के तत्व भी धातुएं हैं, और ए ब्लॉक के भी तत्व क्या है, धातुएं हैं। हमने पढ़ा है ना, कितना धातुएं हैं, 105। हाँ 93 धातुएं हैं, 7 उपधातु हैं, 18 अधातु हैं। ठीक है, ये सभी तत्व धातु कहलाते हैं। ठीक है जी, क्लियर। आगे बढ़ूं कि बोर हो गए, क्या हो गया, बोर हो गया, बोर हो गया क्या,
मैं पानी पी लेता हूँ, ठीक है। कि लगातार एकदम जल्दी जल्दी हो रहा है, नहीं हो रहा है, आराम से चल रहा है कि जल्दी जल्दी हो रहा है, तुम लोग बताओ मेरे को। ठीक है, देखते हैं। परमाणु क्रमांक 100 से ऊपर वाले तत्व का आईयूपीएसी नामकरण। आईयूपीएसी सुने? आईयूपीएसी नामकरण सुने हो ना? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो 104 है ना तत्वों के लिए दो दावेदार था कि 104 तत्वों का नामकरण किस प्रकार होगा। तो जो अमेरिकी साइंटिस्ट थे, अमेरिकी वैज्ञानिक, उन्होंने जब खोज की थी 104 तत्वों की, तो उनका नाम था रदरफोर्ड। तो उन्होंने कहा भाई मेरे नाम पर रखो 104 तत्वों को, रदरफोर्डियम, है ना। रूसी वैज्ञानिक था, रूसी वैज्ञानिक, उन्होंने भी दावा किया कि मैंने भी 104 तत्वों की खोज कर ली है ना। तो उसका नाम क्या था? पुरुषा। तो उन्होंने भी कहा मेरे नाम पर रखो पुरुषा टोवियम, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम से सॉल्यूशन पाने के लिए, है ना, आईयूपीएसी ने क्या किया कि नहीं भाई अभी नहीं करते, जब तक 104 तत्वों की पुष्टि नहीं हो जाती कि किसने खोजा, इसके गुणधर्म प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, तब तक से हम एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे और उसी के आधार पर नामकरण होगा, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? आईयूपीएसी नामकरण कहते हैं, ठीक है। क्लियर? तो आगे देखते हैं, क्या इसी में हो जाएगा क्या? नहीं होगा। तो अंक, अंक दिया गया, अंक के बाद क्या है? अंक, अंक के बाद नाम, नाम के बाद संक्षिप्त रूप, रूप, ठीक है। अंक क्या है? 0 से लेकर 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। शून्य को क्या कहा गया? नील कहा गया। क्या कहा गया? नील, NIL, नील। एक को अन, UN, दो को बाई, है ना, तीन को ट्राई, चार को क्वाड, पांच को पेंट, है ना। ये आपको 100 से अधिक तत्वों के नामकरण के लिए इसको यूज किया गया, ठीक है। 6 के लिए हिग्स, 7 के लिए सेप्ट, है ना, 8 के लिए ऑक्ट और 9 के लिए इन, इन, है ना, इन। तो संक्षिप्त रूप क्या हो जाएगा? सभी का पहला अक्षर उठाओ, एन, यू, बाई, ट्राई, क्यू, पी, एच, एस, ओ और ई, ठीक है ना। अब बोलो कि 104 तत्वों का नामकरण क्या होगा। तो एक का अन, अन लेंगे और अंत में हम क्या जोड़ेंगे? आई यू एम जोड़ेंगे, आइम, ठीक है। अंत में क्या जोड़ेंगे? आइम जोड़ेंगे, IUM, ठीक है जी। इसको हिंदी में लिख सकते हो नील अन बाई, इस प्रकार से। कैसे? हिंदी में भी लिख सकते हो, अगर आपको इंग्लिश में टफ है तो नील अन बाई, इस प्रकार से, ठीक है। अब इसका नामकरण क्या हो जाएगा? एक को क्या बोला है? अन, ठीक है। 0 को क्या बोला है? नील, 4 को क्वाड और अंत में क्या जोड़ना है मेरे को? IUM। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? अन नील क्वाड, क्वाडियम, अनिल क्वाडियम। और इसका संक्षिप्त रूप क्या हो जाएगा? मतलब संकेत, अन का यू, अन का यू, नील का अन, एन, क्यू का क्यू, ठीक है। क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया
आगे, अरे एक को क्या बोला है जी, अन, है ना, 0 है तो नील, 4 है तो क्वाड, और अंत में IUM जोड़ दो, तो इसका इस तत्व का नाम क्या हो जाएगा, अनिल क्वाडियम हो जाएगा। अब बताओ 120, इसका नामकरण क्या हो जाएगा, नील, इसका हो जाएगा क्या, अन बाई नील IUM। इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछते हैं, ठीक है, क्लियर। और इसका संक्षिप्त रूप UBN, ठीक है जी, क्लियर। 119 का ये नीट में क्वेश्चन आया था, नीट में, नीट जानते हो ना, नीट में क्वेश्चन आया था कि 119 का नामकरण क्या हो जाएगा। बताओ, एक का अन, फिर एक का अन, 9 का ENN और लास्ट में IUN। कितना इजी है कि नहीं, बहुत ज़्यादा इजी। अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो बन जाएगा। क्लियर है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना। कल हम देखेंगे क्या, फिजिकल ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि कौन कौन से, हम कल क्या पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे परमाणु त्रिज्या, है ना, परमाणु त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या, वांडर वाल त्रिज्या, ठीक है, सहसंयोजक त्रिज्या, वांडर वाल त्रिज्या, सहसंयोजक त्रिज्या, धात्विक त्रिज्या, धात्विक त्रिज्या, फिर उसके बाद आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा, फिर विद्युत ऋणात्मकता से पहले पढ़ेंगे, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि, हिंदी में लब्धि एंथैल्पी कहते हैं, और क्या है जी, इसी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कहा जाता है। तो ये ट्रेंड्स, ट्रेंड्स का मतलब है ऑर्डर, क्रम में जमाइए, इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से भर भर के आते हैं, मोस्टली आयनन ऊर्जा से और विद्युत ऋणात्मकता से। इन दोनों टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। कि जब हम आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, मतलब कि दाएं बाएं से दाएं जाते हैं तो क्या होता है, घटता है कि बढ़ता है। जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है, विद्युत ऋणात्मकता घटती है कि बढ़ती है, कि आयनन ऊर्जा घटती है कि बढ़ती है, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही, कल मिलते हैं, ठीक है।